अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ऑपोजिशन की दरख्वास्त पर बिलाखिर 13 दिन बाद कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया है, मगर ऑपोजिशन स्पीकर के इस इकदाम को गैर आईनी करार दे रही है। ऑपोजिशन के मुताबिक 14 दिन की डेडलाइन कल यानी 21 मार्च को पूरी हो रही है, इसलिए 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाना आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। जबकि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने मुनर्रिफ अरकान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि तमाम अरकान वापस आ जाएं। वज़ीर आज़म के लहजे और लफ्ज़ों में आज दरख्वास्त भी थी और वार्निंग भी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मालाकंड में जलसे से खिताब में कहा कि जो एमएनएज़ गलती पर हैं वो वापस आ जाएं, उन्हें माफ़ कर दूंगा। वज़ीर आज़म ने इन अरकान को तंबीह की कि अगर आप वापस ना आए तो आपका शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। गलती कर बैठे एमएनएस। देखे, एक पार्टी का सरबरा आपकी बाप की तरह होता है। लोगों में शऊर आ चुका है। आपके बच्चे बच्चे को आपके नाम पता चल गए हैं। आप जितना मर्जी कहेंगे जी मेरी ज़मीर जाग गया और मैंने फैसला किया इन चोरों के साथ मिलने का, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। लोग सब समझेंगे कि अब आपने अपने आप को बेचा है। हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। मेरे जो एमएनएस गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। जिस तरह का बाप की तरह हूं, बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि जिसने वोट बेचा उसके नाम के साथ हमेशा के लिए ज़मीर फरोश लग जाएगा। वज़ीर आज़म इससे पहले भी बता चुके हैं कि एमएनएस के साथ क्या हो सकता है, लेकिन आज उन्होंने ये भी बताया कि एमएनएस की फैमिलीज़ और बच्चों पर भी किस किस्म की मुश्किलात आ सकती हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कोई एमएनए वाकई पैसे लेकर वोट दे रहा है तो उसकी मुज़म्मत और हौसला शिकनी होनी चाहिए, लेकिन इसके जवाब में इश्तियाल अंगेजी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की यह तकरीर इस पुरतशद्दुद माहौल में जलती पर तेल छिड़कने का काम कर सकती है, क्योंकि एक लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे बयानात ना दे जिससे लोगों में इश्तियाल फैले या जिससे किसी की ज़िंदगी मुश्किल में आ जाए। अहम बात यह भी है कि वज़ीर आज़म ये बयानियां बनाते रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद एक आलमी साजिश है, एमएनएस को पैसे देके खरीदा गया है, उन्होंने अपने ज़मीर बेचे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इसके बावजूद उन्हीं लोगों को वापस आने की दावत दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर ये ज़मीर फरोश और वज़ीर आज़म के खिलाफ आलमी साजिश का हिस्सा बनने वाले अपनी गलती मानकर पार्टी में वापस आ जाते हैं तो क्या इमरान खान उन्हें सिर्फ इसलिए माफ़ कर देंगे क्योंकि इससे उनकी हुकूमत बच जाएगी? ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए 8 मार्च को रिक्वेजिशन जमा करवाई थी और अब स्पीकर ने 25 मार्च को इजलास तलब कर लिया है, जबकि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल स्पीकर कौमी असम्बली को धमकी दी थी कि अगर 21 मार्च को इजलास ना बुलाया गया तो कौमी असम्बली में धरना देंगे, फिर देखते हैं कि ओआईसी का इजलास कैसे होगा। मगर इस धमकी की कुछ देर बाद ही, कुछ घंटों बाद ही ऑपोजिशन ने अपने मौक़िफ़ में नरमी लाते हुए वजाहती बयानात जारी किए कि ऑपोजिशन ओआईसी इजलास का खैर मकदम करती है, जिसके बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज ये तंज किया है कि जिम्मेदारों का एक फ़ोन और ऑपोजिशन लेट गई। ओआईसी के खिलाफ देंगे आप? लानत है आप पे, 3 दफा लानत भेजता हूं। जो ओआईसी को नाकाम करने की कोशिश करता है वो साम्राज्य एजेंट है। एक फोन आया जिम्मेदारों का और आप 90 के जाविये से लेट गए जी, नहीं हम तो साथ है, हम तो इसको कामयाब देखना चाहते हैं। अब बोलो ना, अगर हिम्मत है तो आके बताओ ओआईसी कॉन्फ्रेंस में आओ। कल मैंने कहा था कि इनका बाप भी ओआईसी को नाकाम नहीं कर सकता। कौमी असम्बली का इजलास अब ओआईसी कॉन्फ्रेंस के बाद होगा, मगर देखना होगा कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग किस दिन होती है। स्पीकर के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुतबादिल जगह की अदम दस्तियाबी की वजह से 24 मार्च से पहले इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ऑपोजिशन हुकूमत पर असम्बली इजलास बुलाने में ताखीर का इल्ज़ाम लगा रही है। ऑपोजिशन का अब इस पर क्या लाएमल होगा, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और उसके बाद प्रोग्राम में नूर आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म के बयान को वो किस तरीके से देखते हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब्बासी साहब, आज वज़ीर आज़म साहब की तकरीर थी, उस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन नोटिफाई कर दिया है कौमी असम्बली के स्पीकर ने कि इजलास 25 मार्च को होगा। आप लोग चाहते थे 21 तारीख को हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि
मुतबादिल नहीं था, नेशनल असेंबली में OIC कॉन्फ्रेंस होनी है और कोई दूसरी मुतबादिल जगह नहीं थी जहां पे इजलास हो सके। तो मुतमईन इससे आप और आप समझते हैं कि मामला पार्लियामेंट में जाकर हल होगा, वोटिंग के जरिए होगा, या अभी भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? देखिए, ये स्पीकर ने अपनी जानबदारी का बड़ा वाज़ेह सबूत दे दिया है और उन्होंने आइन तोड़कर सबूत दिया है। आइन कहता है कि 14 दिन के अंदर आपने इजलास बुलाना है, और ये अगर 25 पे जाते हैं तो ये 17 दिन हो जाते हैं। तो ये इजलास कल भी हो सकता था, ये इससे पहले भी हो सकता था, जो 13 दिन गुजरे हैं। तो स्पीकर साहब ने आइन तोड़ने को भी कोई बड़ी बात नहीं समझी। तो ये उनका पहले से रवैया रहा है। बहरहाल इसका उनको सामना करना पड़ेगा किसी न किसी दिन। तो अब ये बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि स्पीकर जो है वो जानिबदार है और वो हर तरह से इस अदम एतमाद में रुकावट बनने की कोशिश करेगा। लेकिन ये रुकावटें कभी काम नहीं आई, ये रुकावटें हमेशा नाकाम होती हैं। तो आपको लगता है कि अभी भी मामला जो है, क्योंकि जब 25 को सेशन होगा, 7 दिन के अंदर गिनती होना जरूरी है, आपको लगता है कि उसमें भी स्पीकर साहब कोई रुकावट डाल सकते हैं? गिनती तक मामला जाएगा नहीं क्या 7 दिन के अंदर? जी देखिए, वोट जिस दिन मोशन एडमिट, अगर कल इजलास होता जो होना चाहिए था 14 दिन के अंदर, आप उसको 22 को भी कर सकते थे। चलें 22 को OIC आ गई, 21 को इजलास होता, आप इजलास करते। 21 से पहले होता, आप पिछले हफ्ते कर लेते। आप 8 तारीख को जमा हुए, 9 को करवा लेते, 10 को करवा लेते, आप इंतज़ार ना करते। उसके फिर 3 दिन और 7 दिन के अंदर, ये 4 दिन का जो पीरियड है, इसमें वोटिंग हो सकती है, होनी चाहिए आइन के मुताबिक इस रेजोल्यूशन पर, और वहाँ पर फैसला हो जाएगा। जी, तो 4 दिन का डिले आया जो कि आप कह रहे हैं कि गैर आईनी है, लेकिन अब 4 दिन के बाद तो जो वोटिंग हो रही है वो तो हो जाएगी ना, या उसमें भी आपको लगता है कोई रुकावट डाल सकते हैं स्पीकर साहब? नहीं, जो आदमी यहाँ आइन तोड़ सकता है वहाँ भी आइन तोड़ने की कोशिश करेगा। मुझे पूरा यकीन है, जो स्पीकर साहब का रवैया मैंने देखा है और जिस किस्म की उनकी शख्सियत है, मुझे पूरा यकीन है कि वो आइन भी तोड़ना पड़े तो तोड़ेंगे, कि किसी न किसी तरह अपने आका को खुश कर लें। कैसे अब्बासी साहब मजीद इसको डिले कर सकते हैं? क्या तो तहरीक अदम एतमाद है उस पर एतराज़ लगा के वापस कर दें, फिर इजलास 14 दिन में बुलाया जाए, फिर 7 दिन और मजीद इंतजार किया जाए? नहीं, वो नहीं हो सकता। तूल देने की कोशिश हो सकती है आइन के को तोड़कर, कानून को तोड़कर, रूल्स को तोड़कर, तरह तरह के बहाने, हीले बहाने किए जा सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं आते। और फिर अदालतें भी मौजूद हैं, अदालतें भी इस अमल का जायज़ा लेंगी। कल भी जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, उसमें भी जो आइनी इसका अमल है उस पर भी बात मेरे ख्याल की जाएगी। सही। तो ये बताइएगा अब्बासी साहब कि कल आप लोगों ने कहा था अगर 21 तारीख को नहीं बुलाया गया इजलास तो फिर असेंबली में ही हम धरना दे देंगे और फिर देखते हैं कि OIC का इजलास कैसे होगा। अभी भी इस मौक़िफ़ पर कायम है आप लोग, के धरना देंगे आप लोग? जी देखिए, हमने ये बात नहीं की, हमने बात बड़ी वाज़ेह की थी कि 21 को इजलास होना है। इजलास में अगर स्पीकर साहब ने फॉलो ना किया आइन को तो धरना देना हमारा हक है जी, हम वो धरना देंगे। तो ये तो फॉलो नहीं हुआ जी, तो धरना देंगे अब जी। अगर इजलास, अब तो इजलास 25 में चला गया, अब तो अगर 25 को नहीं वो आइन को फॉलो करते तो हम धरना देंगे। हमने आज भी स्पीकर साहब को खत लिखा है कि आप इजलास 21 को बुलाएं, आइन मत तोड़ें। सही है। तो अब 21 तारीख को क्योंकि इजलास नहीं है तो 21 तारीख को आप इजलास में धरना तो नहीं दे सकते? जी, आज भी बुलाया जा सकता है। 21 तारीख को हम धरना उस वक्त देंगे अगर स्पीकर साहब जो आइन की शिकें हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, कल क्योंकि जब आप लोगों ने ये कहा कि अगर वो आइन की शिक फॉलो नहीं करते, आइन को फॉलो नहीं करते, तो फिर हम 21 तारीख को असेंबली में ही धरना दे देंगे, तो शेख रशीद साहब ने आज इस पर तंज किया। उन्होंने कहा जिम्मेदारों का कॉल आया और आप अपने बयान से पीछे हट गए हैं क्योंकि कल वजाहतें भी चलना शुरू हो गई कि हम तो अपने मेहमानों का खैर मकदम करेंगे, वेलकम करेंगे उनको। ये किन जिम्मेदारों का फ़ोन आया जिसके बाद आपकी टोन चेंज हो गई? जी, ये पाकिस्तान के अवाम का फ़ोन आया था, कोई जिम्मेदारों का किसी का फ़ोन नहीं आया। वो बता दें किसको ज़िम्मेदार समझते हैं, हम तो पाकिस्तान के अवाम को ज़िम्मेदार समझते हैं। लेकिन बात यह है कि हमने हमेशा OIC को वेलकम किया है। ये स्पीकर का काम है कि आइन ना तोड़े, अगर स्पीकर आइन तोड़ेगा तो उसका ज़िम्मेदार होगा। लोग आज OIC भी देख रही है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, वो भी जानते हैं, उनके एम्बेसडर यहाँ पर हैं, उनको बताते हैं कि इस मुल्क की हालत ये है कि इसका वज़ीर-ए-आज़म गालियाँ निकालता है और धमकियाँ देता है, इस मुल्क का स्पीकर जो है वो आइन तोड़ता है। तो वो इस मुल्क के बारे में क्या तासुर लेकर जाएंगे? ये तासुर कायम करना हुकूमत का काम होता है।
शेख रशीद साहब ने जब ये कहा कि जिम्मेदारों का फोन आया था तो लग रहा था कि वो आवाम की बात तो नहीं कर रहे, वो शायद उन्हीं फोन कॉल्स का कर रहे हैं जिक्र जिनका अक्सर आप लोग भी करते रहते हैं। कोई बिल हो, कोई और मामला हो तो आप कहते हैं कि फोन आ जाता है, तो उसी किस्म के फोन कॉल की लगता है बात कर रहे थे शेख साहब। जी, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको पता होगा फोन कॉल का, तो सबूत दे दें, आवाम के सामने रख दें। हमें तो कोई फोन कॉल नहीं आया, तो हम तो आज भी आइन की बात कर रहे हैं। अगर जो कल वजाहतें जारी हुई वो खुद आपने नजरसानी की कि शायद ज्यादा आगे चले गए कि ओआईसी का इजलास क्यों खराब करें, क्यों धरना दें, और क्यों हम ये कह रहे हैं कि देखते हैं कौन करेगा ओआईसी का इजलास। नहीं, मैंने कहा था कि ये हमने कहा तासुर कायम हो रहा था। हम बात ये कह रहे थे कि आप आइन को फॉलो करें। अगर आप आइन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें वहां पर धरना देना पड़ेगा जब तक आप आइन को फॉलो नहीं करते। सही है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद थे। अहम बात यह कि हुकूमत एक अरसे से कह रही थी कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएं। ऑपोजिशन को कहा जा रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएं और साबित करें कि आपके पास नंबर है। और इसके बाद जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए रेजोल्यूशन जमा करा दी गई तो उसके बाद भी हुकूमत कह रही थी कि हमने स्पीकर से गुजारिश की है कि आप फौरी तौर पे सेशन बुलाएं ताकि हम दिखा सकें कि ऑपोजिशन के पास नंबर्स नहीं है। लेकिन 14 दिन पूरे होने के बावजूद इजलास नहीं बुलाया जाएगा। अब इजलास 4 दिन ताखीर के साथ 25 तारीख को बुलाया जाएगा। जरा सुनिए कि वाकिब मुजरा क्या कहते हैं। मुँह और मसूर की दाल, इनसे एतमाद कहाँ पे लगाया जाना है। अगर जरूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं कल ही लेके आए। ये ब्लफ करें और ले आए। ये सारी बातें क्या हैं, ये बातें क्यों कर रहे हैं? जो करते हैं ना वो फिर अमल करते हैं। नो कॉन्फिडेंस लाएगी। हमारे तो गले सूख गए हैं कहते कहते कि अगले 24 घंटे में लेके आ जाए। 2 महीने से ये बात शुरू की हुई है, बाई लाइन रिक्वेजिशन करें, इजलास कहते रहे, इजलास बुलाएं, इजलास के लिए रिक्वेजिशन करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक लेकर आएँ। हम इजलास फौरी तौर पे बुलाएंगे। लेकिन 14 दिन पूरे होने के बावजूद 21 तारीख को इजलास नहीं बुलाया जा रहा है, 25 तारीख को बुलाया जा रहा है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। नूर आलम इस बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि लीडर बाप की तरह होता है, दरख्वास्त भी की है, तंबी भी की है उन मुनरिफ अरकान को जो इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट करने का इरादा रखते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज की तकरीर पर अब हम बात करेंगे नूर आलम साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया नूर आलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नूर आलम साहब, वज़ीर आज़म ने आज खिताब किया मालाकंड में। उन्होंने दरख्वास्त की है कि जो लोग गलती पर हैं, जो गलती पर बैठे हैं, वो वापस आ जाएं, उनको माफ़ कर दिया जाएगा। तो दरख्वास्त तो की है वज़ीर आज़म ने, लेकिन साथ साथ तंबी भी की है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं आपके लिए भी, आपकी फैमिलीज़ के लिए भी। आप शादियों में नहीं जा सकेंगे, आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो वहां पे लोग उनको ताने देंगे। तो क्या आप करेंगे? आप वज़ीर आज़म जो कहते हैं कि एक लीडर बाप की तरह होता है, गलती माफ़ करने के लिए तैयार है, क्या दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद भाई। बात यह, हम अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही MNAs हैं और हमने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की। बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम वो बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में है, वो ये थी कि अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी जो होगी वो अक्रॉस द बोर्ड होगी। मैंने, आपने सुना होगा, मैंने पहले भी जब तक असेंबली में बात की थी तो मैंने कहा था कि ये पहले 3 रोज जो हैं इनकी नाम ECL में डाल दें, वो चाहे कोई भी हो तो आपका, क्योंकि इन्होंने ही मुल्क की पॉलिसीज बनाते हैं और इन्होंने ही बिगाड़ा है। बदकिस्मती से कुछ लोगों को वो बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पे जब आपके लोग, वो लोग होंगे जो कि फर्नेस ऑयल, जो कि या सरिया का बिजनेस या चीनी के बिजनेस करेंगे या वो कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस करेंगे, कारोबारी बंदे को आप जब भी मुल्क हवाले करोगे वो कारोबारी बनेगा, वो तो मुल्क का और आवाम की नहीं सोचेगा, वो तो अपने मफाद और फायदे का सोचेगा। तो बदकिस्मती से ये ऐसे हो रहा है। हम में से सारे मेंबर जितने भी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही इस वक्त MNAs हैं। लेकिन नूर आलम साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा, मेरी अर्ज सुन लीजिए सर। मुनहरिफ, आई डोंट नो मुनहरिफ का लफ्ज क्या है। हाँ, ये है कि इसके बाद हमें देखें, हमें माँ, बहन, बेटी सबकी गालियां मिल रही हैं और परवरिश या लीडरशिप जो होती है ना, वो लीडरशिप आवाम को उकसाती भी नहीं है। मैं सारी पार्टीज के उसको ये वो करता हूँ कि लीडरशिप वो लीडर होता है जो आवाम को सही रास्ता दिखाए, जो
सड़कों या गाली, माँ बहन बेटी इसको गाली ना दे, माँ बहन बेटी घरों पे हमला, उस पे हमला, वो दिखाना या सिखाना। और ये दूसरी बात ये है, उससे वो लीडरशिप नहीं होता। बाप का किरदार कोई भी हो, लेट्स से बाप तो खैर एक ही होता है और वो अपना बाप का जो बेटा होता है वो वही होता है। मेरा बाप जो अब एक वो सुनने में आया है कि किसी ने कहा कि नूर आलम खान का जो है उसने बाप ने आग कर दिया। अभी मेरे वालिद साहब 2011 में फौत हुए जी, 2-3 साल पहले मेरे वालिदा भी फौत हुई। खैर मैं आपको वो तो अलग बात हो जाती है। लेकिन जहां तक आप लीडरशिप अगर आप उकसाएंगे, देखें बाप बेटी का रिश्ता नहीं होगा, बेटे का नहीं होगा, शादियों में जाना मुश्किल होगा जी। बात यह है, अब मैं लेट्स से मैं तो बिल्कुल मैं वजीर आजम साहब के बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल में वो जज्बात में समझ नहीं जाते कि देखें जो बंदे सियासत करते हैं शायद वो अब लेट्स से मैं एक पुख्तून हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैं ये नौदौरियता पुख्तून नहीं हूँ जो पाउडर या चर्च या उससे पैसे या हराम से कमा कर आकर बैठ गया हूँ असेंबली में। मैं मेहनत करता हूँ जी। मैंने अगर आवाज उठाई है तो महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई है। मुझे एक सवाल करने की इजाजत है यहाँ पे कि आप कह रहे हैं आपने पीटीआई छोड़ी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये वाजे कर दिया है, क्योंकि उस दिन आप सिंध हाउस में थे, वहाँ पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग मौजूद थे, ये आपने वाजे कर दिया है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वजीर आजम के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो वजीर आजम साहब आज ये कहते हैं कि हम आपके बाप की जगह हैं, लीडर बाप की जगह होता है, अगर आप वापस आ जाएं तो आपको माफ कर दिया जाएगा। नहीं शहजाद भाई, आपने देखें वापस क्या, मैं शेरू हूँ क्या? सुने, दूसरी बात यह है वो कुत्तों की तरह ट्रीट ना करे लोगों को। बात कोई भी, हर एक इंसान की तरह इज्जत करे, इंसान की तरह वो करे। डोंट ट्राई टू डिक्टेट पीपल। वो देखें असेंबली में किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैंने वोट उनके खिलाफ डालना है। हाँ, सब ये कहते हैं कि मैं असेंबली जाऊंगा, मेरा हक है, और वहाँ पे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 1973 का आईन आपको ये हक देता है। जहां तक अगर आप पे 63A भी आता है तो वो भी उस वक्त आता है मेरे भाई जब आप कोई खिलाफ वर्जी, जब वोट डालोगे, उसके बाद, उससे पहले उसमें मैं आता हूं। लेकिन आपने फैसला कर लिया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट डालना है वजीर आजम के खिलाफ, या सिर्फ असेंबली जाएंगे और वहां जाके सोचेंगे? असेंबली में मेरा काम ये है कि मैं जाऊंगा असेंबली में, देखूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं वोट क्यों मैं खिलाफ डालूंगा या हक में, ये बात है, ये तो अजीब बात है। हाँ, मैं हर गलत काम के खिलाफ हूँ, हर करप्ट बंदे के खिलाफ हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने तो इमरान खान को मैं इसको सिंपल कर देता हूँ नूर आलम साहब, इसको सिंपल कर देता हूँ। जब वजीर आजम ये कहते हैं कि आप वापस आ जाएं, शायद उनकी मुराद ये है कि जैसे मुराद सईद है, फवाद चौधरी जो कि वाजे इस तरफ बैठे हुए हैं, वो असेंबली जाएंगे ही नहीं, तो उस नशिस्त में आप वापस आ जाएं। देखिए वो तो कैबिनेट का हिस्सा है, वो तो देखें उनका तो अलग बात है ना। मेरा काम है, मैं मेंबर नेशनल असेंबली हूँ सर। वहां पे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपका लीडर कहेगा कि असेंबली मत जाओ और आप नहीं जाओ। ये कहा है कि कहीं पे लिखा है सर? आपने पढ़ा है 63A में? उसमें लिखा है कि आप नेशनल असेंबली मत जाओ। वाज़े ये लिखा हुआ है कि आप फ्लोर क्रॉस भी कर सकते हैं, एब्सटेन भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कॉस्ट है जो कि आपको देनी पड़ेगी डीसी होने की सूरत में। वो जब बंदा करेगा सर, जब वो बंदा, शहजाद भाई, वो जब बंदा वो करेगा तो उसके बाद मुझे बताएं वो मैंने तो टीवी देखना ही, मोबाइल भी अब नहीं उठाते ना वो करते, क्योंकि जो तरबियत इन्होंने दी है, लोगों ने दी है ना, वो तो माँ बहन बेटी की गालियां हैं। ठीक है, मैंने थ्रेट्स हैं, मुझे एक ने इंडियन मेंबर से थ्रेट किया कि तुम्हें बेनजीर भुट्टो शहीद और बशीर बिलोर शहीद की तरह तुम्हें उड़ा देंगे। Is this the way to मतलब आप वो करते हैं? बात तो बिल्कुल ठीक है कि किसी भी शख्स को और खासतौर पे लीडर को इंसाइटमेंट टू वायलेंस की इजाजत नहीं होती, चाहे कोई भी रीजन हो। लेकिन वजीर आजम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग पैसा लेके फ्लोर क्रॉस कर रहे हैं, शायद उसमें आप हो या ना हो, लेकिन जिन्होंने किया है वो अमल बिल्कुल गलत है, वो पाकिस्तान की सियासत को दागदार कर रहा है। बिल्कुल, जरा उस हवाले से बताइए कि क्या करें। बिल्कुल बात सही है। देखिए मैंने तो उसको मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने तो पहले भी कहा है, मैं अभी आपके प्रोग्राम में कहता हूँ
कि मैं या मेरी बेगम या मेरी बेटी या मेरे बेटे या मेरा भाई या मेरी बहनें या मेरा कोई भी मेरा नौकर भी अगर उसने भी पैसे या वो लिया हो वोट बेचने का बात भी की हो और तो मैं या उसने ट्रांसफार्मर बेचा हो या नौकरी बेची हो या पाकिस्तान के साथ गद्दारी की हो, मैं नूर आलम खान वल्द मोहम्मद अशरफ खान तो मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं उसके उम्मती नहीं होऊंगा। लेकिन अगर जो इस पे यकीन नहीं करता तो अल्लाह उसको क़यामत के दिन और झूठी तोहमतें लगाता है। वो जरा कुरान मजीद पढ़ ले, उसमें कुरान मजीद की आयत में क्या लिखा है कि गलत आपने बहुत बड़ी कसम उठा ली है। नूर आलम साहब, एक आखिरी सवाल, और ये साहब भी जो भी ये सर मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, जो साहब भी ये इल्जाम लगा रहे हैं उसको कहे कि आप बहुत बड़े ओहदे पे जो भी बड़े ओहदों पे बैठे हैं और इल्जाम लगाते हैं, जो भी बंदा उनके साथ पूरी हर चीज है वो मालूमात कर ले कहाँ पे है। दूसरी बात ये है वरना वो जाकर खाना काबा ले जाए और वहाँ पे अल्लाह के दरबार में माफी मांगे। नूर आलम साहब, अब हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से तशरीह मांगे और वो कह रहे हैं कि ये वोट जो है अगर आप किसी मुखालिफ पार्टी को जाके देते हैं या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप शरीक होते हैं तो जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो लाइफ टाइम होनी चाहिए। इस पे वो तशरीह भी मांग रहे हैं, तो क्या आप इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? सर मैं जब वोट खिलाफ डालूंगा ना सर, वो फिर दूसरी बात ये मेरे लिए MNA आना क्या जरूरी है? मैं और क्या पता मैं जिंदा रहूंगा? क्या ये यकीनी बात है? ये तो शिर्क है। एक बंदा कहता है कि मैं वहां उस वक्त, हाँ इरादा अलग बात है, अगला इरादा मैं इलेक्शन कहां से करूंगा वो भी मैंने डिसाइड नहीं किया, किसी पार्टी को मैंने ज्वाइन नहीं किया। हाँ ये बात है, ये हाल जिस तरीके से बेइज्जतियां मेरी माँ बहन बेटी की को गालियां दी गई उसके बाद तो तौबा तौबा, मैं ये जिस तरीके से कुरान पे कहते हैं मैं PTI से इलेक्शन फिर नहीं लड़ूंगा अगर ये बात है, क्योंकि मेरी माँ बहन बेटी को गाली देते हैं किस लिहाज से, क्यों दिया है, क्यों मतलब मैंने PTI के खिलाफ वोट डाला है क्या? मैंने इनको सही रास्ता दिखाया जो इनके मैनिफेस्टो में है। ये अपने आइन और जो बातें इन्होंने की है उससे मुनर्रफ हो रहे हैं। तो वो मैं लोड शेडिंग, मेरे हल्के में बिजली नहीं है। ठीक, शुक्रिया। नूर आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसे हमने पहले भी अपने इब्तिदाई में कहा था कि गाली गलौज करना या धमकी देना या किसी के खिलाफ ऐसे बयान देना जिससे उनकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए, इस बात को तो जस्टिफाई हरगिज नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत के इत्तेहादी चाहे काफ लीग हो, MKM हो या बाप पार्टी हो, उन्होंने वाजे नहीं किया है कि अदम एतमाद में वो अपोजिशन का साथ देंगे या वजीर आजम के साथ ही खड़े रहेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो कि वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज है, उन्होंने भी ऑफिशियली अभी तक ऐलान नहीं किया है कि वो हुकूमत का साथ देंगे या अपोजिशन के साथ देंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी ने। ओन चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जरा बताइएगा किस नतीजे पे पहुंचे हैं? आप लोगों ने कहा था कि तमाम अरकान ने जिम्मेदारी जहांगीर खान तरीन को दे दी है, तो फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे या ऑपोजिशन का साथ देंगे? कल हमने अपने दोस्तों का एक इजलास बुलाया तरीन साहब के घर पे, और उसके बाद हमने तरीन साहब से भी वहाँ पे टेलीफोनिक हमारा रब्ता हुआ, जिसपे कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि कुछ लोगों को पोलिटिकली भी विक्टिमाइज किया गया और उस पर भी बात की गई और गिले शिकवे भी किए गए हुकूमती सतह पर, और तरीन साहब को बताया गया इस चीज़ से। लेकिन उसमें एक और मैं बताऊं पेशरफ ये हुई कि परवेज़ खटक साहब का भी हमसे मेरे से रब्ता हुआ और मैंने उनसे भी ये बात की कि जो भी सिचुएशन है इस वक्त हमारे लोगों को आप प्लीज़ पॉलिटिकली जो है वो उनके हल्कों में उनको प्रॉब्लम आ रही हैं, इस पर परवेज़ खटक साहब ने यकीन दहानी कराई और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल अपने फैसले होल्ड करें और सोच समझ के जो भी फैसला करें। और मैं बड़ी रिगार्ड करता हूँ खटक साहब की, उन्होंने मेरे से डिटेल में बात की कि हमारी जो भी चीज़ें होंगी सेटल होंगी और आप लोगों को उसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। सही है। ओन चौधरी साहब, आपकी मुलाकात हुकूमती शख्सियात से भी हुई, आपके ग्रुप की मुलाकात आज हुई है और दोबारा ये बात सामने आई है कि उस्मान बुज़दार के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो की इशू आपके लिए उस्मान बुज़दार ही है कि उनको हटाया जाए? अभी शहजाद देखें, अभी तो ये फैसला भी नहीं हुआ कि पंजाब में होने क्या जा रहा है, तो अभी कबल अज़ वक्त फैसला हम भी अपना फैसला सिचुएशन देख के ही करेंगे ना, लेकिन हमारी मुशावरत जारी है हमारे दोस्तों के साथ। सही, लेकिन और साहब चले वहाँ पे तो पंजाब में अभी तक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी या नहीं आएगी, लेकिन
अदम एतमाद का वोट इमरान खान के खिलाफ तो आया हुआ है ना, तो कितने MNAs हैं इस वक्त आपके साथ? हमारे जो MNAs हैं वो आपको पता है ऑलरेडी जो हमारे तरीन ग्रुप में थे 7 to 8 MNAs जो थे और वो हैं और तरीन साहब के साथ बिल्कुल राब्ते में है और तरीन साहब की मशावरत से वो भी जो करेंगे फैसला करेंगे। और किन टर्म्स पे फिर हुकूमत से या हुकूमती शख्सियात से आप लोग बात करें, क्योंकि काफ लीग का तो बड़ा वाज़ेह है, चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं परवेज़ इलाही पंजाब के, MQM के अपने कराची के इशूज़ हैं, आप क्या मुतालबात कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत से? अभी तो कोई डिमांड किसी बात पे बात आई नहीं है। देखें अभी तो आप को कह रहे हैं ना कि अभी कोई चीज़ हुई नहीं तो उससे पहले हम डिमांड कैसे रख सकते हैं, हमारी बातचीत कैसे हो सकती है अपोजिशन से या किसी से। बात यह है कि आज जो बड़े दुख से शहजाद, मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूँगा, जो आज जिस चीज़ की तकलीफ है, क्योंकि मैंने एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर इस पार्टी में काम किया और आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई पिछले 2 दिन से जब मैं देख रहा हूँ कि हमारी पार्टी के हमारे जो लोग हैं, जो MNAs हैं, वो सामने खड़े हो गए आके पार्टी को अपोज कर रहे हैं। इसकी वजह शहजाद एक है, शहजाद आप देखें पॉलिटिकल लोगों को संभालना पड़ता है, ये अपने अपने हलकों का मैंडेट लेके आए होते हैं। क्या ऐसी कोई शख्सियत हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ नहीं थी जो इन लोगों को हैंडल करते, जो इनके मसले मसाइल हल करते? जहांगीर तरीन साहब वो वाहिद शख्स थे जो कि पॉलिटिकल लोगों के साथ इंगेज रहते थे, जो अपने जो पॉलिटिकल जो भी मसाइल होते थे वो इमरान खान साहब की हेल्प करते थे और उनके साथ खड़े होते थे, उन लोगों को हेल्प आउट करते थे। आज ऐसा ये फ्लॉ क्यों आया है? क्या ये वो लोग अकाउंटेबल नहीं है, वो सियासी मशीर जो कि PM साहब के साथ हैं? अच्छा ओन चौधरी साहब, आज इमरान खान साहब ने फिर कहा है कि जो लोग गलती पर बैठे हैं वो वापस आ जाए, उनको माफ़ कर दिया जाएगा, तो दरख्वास्त भी कर रहे हैं, तंबीह भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, मुश्किलात होंगी, लोग शादी में नहीं जा सकेंगे, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। तो आपको लगता है कि वज़ीर आज़म की इस दरख्वास्त के बाद, जबकि वो कह रहे हैं कि मैं एक लीडर हूँ और लीडर बाप की जगह होता है, तो जो मुनर्रिफ अरकान है, चाहे वो आपके ग्रुप में हो या दूसरे हो, वो वापस तहरीक इंसाफ की तरफ आ जाएं और इरादा मुकम्मल तौर पर रद्द कर दें कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे सपोर्ट नहीं करेंगे अपोजिशन को? क्या ये मुमकिन है? प्रेशर तो खैर मैं नहीं कहता कि वो क्योंकि सियासत में तो प्रेशर आप लेते हैं तो बड़े आप स्टेप लेते हैं, लेकिन ये कि अच्छी बात है, उनको मनाना चाहिए। उनको अगर वो समझते हैं कि बात इस हद तक नहीं बढ़ी है और वो वापस आ सकते हैं तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए। और सियासत में हर पे आखिर तो कुछ भी नहीं होता शहजाद। सही है। और चौधरी साहब, जो जहांगीर खान तरीन के डिफरेंसेस हैं इमरान खान साहब के साथ, वो तो पिछले 1-1.5 साल में बड़े वाजे हो चुके हैं, तो वो तो समझ आता है कि वो क्यों नाराज है इमरान खान से। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो जाएगा कि जहांगीर खान तरीन जो कि नून लीग पे, पीपल्स पार्टी पे करप्शन के बहुत इल्ज़ाम लगाते रहे, फिर जहांगीर खान तरीन पे भी तरह तरह के इल्ज़ाम नून लीग लगाती रही है, करप्शन के, वज़ीर आज़म की ATM होने के, तो ये डिफरेंसेस कैसे ख़त्म हो जाएंगे? इमरान खान से जुदा होना तो समझ आता है, नून लीग के साथ कैसे मिल जाएंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, मैं तरीन साहब का मतलब उनके बिहाफ पे कोई ऐसी बात नहीं कह सकता। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो क्या पता खेलते हैं, क्या फैसला करते हैं, और हम लोग उनके फैसले के साथ जाएंगे, उनके अच्छे बुरे वक्त के साथ खड़े हैं। दोस्त वही होता है जो दोस्त के साथ खड़ा हो, तो जो भी फैसला करेंगे हमें वो कबूल होगा। बहुत चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। अब तक तरीन ग्रुप ने कोई वाज़े ऑफिशियल पोजीशन नहीं ली है, कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है इमरान खान की तरफ से वो जारी रहनी चाहिए। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। स्पीकर कौमी असेंबली ने 25 मार्च को असेंबली का इजलास बुलाया है, मगर हुकूमत इजलास में वोटिंग से पहले मुनर्रिफ MNAs को नाअहल करवाने के लिए कानूनी रास्ते तलाश कर रही है। हुकूमत कल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर करेगी, जबकि कल हमारे प्रोग्राम में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि हुकूमत इस मामले पर अदालत की रहनुमाई चाहती है कि मुनर्रिफ MNA के वोट की आईनी हैसियत क्या है और क्या इसके वोट को गिनती में शुमार होना चाहिए या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से यह भी पूछना चाहती है कि क्या फ्लोर क्रॉसिंग के बाद रुकन सिर्फ अपनी सीट से महरूम होगा या उसे ताहयात नाअहली का सामना करना पड़ेगा। बुनियादी सवाल यह है कि एक ऐसा वोट, और हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि वो वोट कास्ट हो गया सपोज, और वो इस तरह कास्ट हुआ जो कि आइन की 63A की लैंग्वेज और रूह के मुनाफी है, और उसके नतीजे में किसी की सीट जा सकती है, यानी वो डिफेक्शन और फ्लोर क्रॉसिंग ज़ाहिर एक प्रोसीजर दिया है उसके फॉलो करने के बाद। तो पहला सवाल तो ये है कि उस वोट की अहमियत आइनी और कानूनी क्या है।
क्या उसे काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप जब फ्लोर क्रॉसिंग के मुर्तकिब हो गए प्रोसेस फॉलो करने के बाद, तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ उस हद तक है कि जो आपकी सीट खत्म हो गई, या किसी लंबे अरसे के लिए, या ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है। क्योंकि आप देखें 62(1)(f वहां कोई पीरियड नहीं दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया 5 रुकनी बेंच ने कि ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है। ये राय थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद साहब की। इस मामले पर कानूनी राय लेते हैं और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने राय सुनी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की। वो कह रहे हैं कि 2 इशूज़ हैं। एक तो है ऐसा वोट जो कि आइन के रूह के मुनाफी कास्ट किया गया हो, क्या उसको गिनती में शुमार करना भी चाहिए या नहीं, और क्या जो आर्टिकल जो आइन में है कि वो शख्स डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो क्या सिर्फ डी सीट होगा, अपनी सीट से महरूम हो जाएगा, या परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होगा? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, अगर तो आइन की मंशा ये होती कि कोई शख्स वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अपने पार्टी सरबराह की हिदायत के बरखिलाफ वोट नहीं कर सकता, तो लिखते दिया वहां ये लिखा होता कि नो मेंबर शैल वोट अगेंस्ट द डायरेक्शंस ऑफ द पार्टी इन अ मैटर ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये तो नहीं लिखा हुआ ना आइन में। आइन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ वोट करता है, तो फिर उस सूरत में पार्टी का जो सरबराह है वो ये फैसला करेगा कि उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। अगर वो ये फैसला करे कि नहीं करनी, तो कुछ भी नहीं होगा, बात वहीं खत्म हो जाएगी। उसने वोट डाला, वोट तो उसी दिन गिना गया जिस दिन वो मेंबर कौमी असेंबली था, उसने अपने वोट का इजहार कर दिया। वो इजहार स्पीकर कौमी असेंबली ने नोट कर लिया और एक ऐलान हो गया। अब यह कहना कि बाद में होने वाली एक कार्रवाई जो कि सवाबदीदी नौयत की है, पार्टी लीडर चाहे तो उसको करे चाहे तो ना करे, उसकी बुनियाद पर एक पहले से इजहार शुदा जो वोट है वो कलअदम हो जाएगा, जायल हो जाएगा, ये तो बिल्कुल आइन की जुबान नहीं है और आइन की मंशा भी ये नहीं है। आइन की मंशा ये है कि ये कह दिया गया कि भाई आपने अगर अपनी पार्टी हिदायत के बरखिलाफ वोट करना है तो आप कीजिए, लेकिन उसके बाद आपको एक तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर पार्टी लीडर चाहेगा तो वह आपके खिलाफ एक अमल शुरू करेगा और उस अमल के नतीजे में आप अपनी नशिस्त से महरूम हो सकते हैं। अब जो दूसरा सवाल है कि ये नशिस्त से जो महरूम होना है, इसके बाद क्या वो नाअहल भी करार पाएगा 62(1)(f) के तहत और ताहयात नाअहल करार पाएगा? अब ये भी एक बात मेरी नजर में तो वाज़ेह है, क्योंकि वो शख्स अलल ऐलान करता है। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है उसमें सीक्रेसी नहीं होती, उसमें आपको अपने वोट का इजहार करना होता है। नेशनल असेंबली में एक दरवाजा मुकर्रर कर दिया जाता है, उस दरवाजे से आप गुजर के जाते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि आपने क्या वोट किया है। अब वो शख्स अगर अलल ऐलान एक वोट कर रहा है और कह रहा है कि मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक पार्टी की जो हिदायत है उसकी मुखालफत करने का इरादा किया है और उस इरादे पर अमल किया है, तो क्या वो शख्स किसी को धोखा दे रहा है? अब ये कहना कि पार्टी हिदायत पे अमल ना करना एक फरेब है, एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से उसको गैर सादिक करार दिया जाए और ताहयात नाअहल करार दे दिया जाए, ये भी मेरी नज़र में बहुत मुश्किल एक बहस है जो अटॉर्नी जनरल साहब यकीनन करेंगे। और हम देखेंगे बिलाखिर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। आइन की जो रूह है और जो आइन के मतन का वाज़े मतलब है वो यही है कि अगर आपने पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट करना है तो कीजिए, लेकिन उसके बाद आप फिर पार्टी के एक तरह से रहमो करम पे होंगे, सरबराह के रहमो करम पे होंगे और आप अपनी नशिस्त से महरूम हो जाएंगे। कोई शख्स अगर इस तरह महरूम होना चाहता है और उसके बाद आगे अपने सियासी कैरियर को बढ़ाना चाहता है, दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो मुझे आइन में कोई कदगन नजर नहीं आती। आइन ने जिस हद तक किसी मेंबर को रोकना था रोक दिया। और यह भी याद रहे कि 63A एक गैर मामूली नौयत की शिक है जो बाद में आइन में दाखिल की गई। आम तौर पे पार्लिमानी डेमोक्रेसी में यह तस्वुर किया जाता है कि हर मेंबर जो है जब वो हाउस में आ जाता है तो उसने हर मामले पे अपने ज़मीर के मुताबिक खुद फैसला करके वोट डालना है, लेकिन कुछ मामलात में उसका जो फैसला है उस पर यह कदगन लगाई गई कि अगर वो पार्टी की हिदायत के खिलाफ होगा तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है सलमान साहब कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सेटल नहीं किया है? क्योंकि कल मैंने जब खालिद जावेद साहब से कहा कि जो पास्ट प्रैक्टिस है, इलेक्शन कमीशन ने तो ये किया, मंजूर काकड़ साहब 2018 में डी सीट हुए क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन क्रॉस करके चीफ मिनिस्टर के लिए वोट दिया था, लेकिन 2019 में फिर वो सेनेटर बन गए। तो उनका ये कहना था हो सकता है उस वक्त ये मामला रेज नहीं किया हो, लेकिन हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सेटल कर दे। तो पास्ट प्रेसिडेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सेटल किया है कि सिर्फ डी सीट होगा, अपनी सीट से महरूम होगा, या ताहयात नाअहल होगा कोई शख्स?
नहीं, ये ताहयात नाअहली वाला मामला तो पहले नहीं उठाया गया, इसलिए अब वो उठाना चाहते हैं तो जाहिर है उनका हक है, वो उठाएं, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसको मानेंगे। जाहिर है आखिरी लफ्ज तो सुप्रीम कोर्ट का होगा। इस वक्त तक तो हम सिर्फ अपनी एक राय दे सकते हैं। मामला अभी दायर नहीं हुआ, ये ख्याल है कि ये दायर किया जाएगा मामला, लेकिन इस वक्त मामला सब जुडिस नहीं है। और जब ये दायर भी होगा तो ये एक तरह से मुकदमा नहीं होगा, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की राय तलब की जाएगी। और सलमान साहब ये भी बताइएगा कि एक तरफ तो शो कॉज नोटिस भी दिए हैं पार्टीज ने उन अरकान को जिन्होंने टीवी पे आके कहा कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में साथ देंगे। क्या ये उनका कहना काफी है? इस बात को तस्वर किया जा सकता है कि ये उनका इस्तीफा है? और दूसरा जो शो कॉज नोटिस है उसकी कार्रवाई भी कैसे आगे बढ़ेगी और कितने टाइम में बढ़ेगी? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फाइनल फैसला करना है कि उनका रेजिग्नेशन है और वो अपनी पार्टी छोड़ चुके हैं, या पार्टी लीडर का ये फैसला होगा कि ये शख्स पार्टी छोड़ चुका है? नहीं, देखिए, पार्टी छोड़ना तो एक बहुत वाज़े अमल होता है, वो आइन में दिया हुआ है, 63A1 है रेजिग्नेशन के हवाले से। बाकी शिकें हैं पार्टी हिदायत के मुताबिक वोट ना करने के हवाले से। 3 मामला जो दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मनी बिल है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब ये कहना कि अगर एक शख्स ने ये कहा कि मुझे अपने मौजूदा लीडर पे या वजीर आजम पे एतमाद नहीं है, तो वो पार्टी उसने कैसे छोड़ दी? देखिए, तमाम दुनिया में पार्लिमानी जमहूरियत में बैक बेंच रिवोल्ट का एक तस्वुर है कि एक पार्टी में उस पार्टी के कुछ मेंबरान जो हैं वो अपने ही लीडर, अपने ही सरबराह के खिलाफ एक तरह से बगावत करती हैं और वो कहती हैं कि हमें वजीर आजम को तब्दील करना है। ये मार्गरेट थैचर के साथ हुआ, बेशुमार वज़राए आज़म के साथ हुआ है, जिसको बैक बेंच रिवोल्ट कहा जाता है। तो उसके बाद वो लोग ना अपनी नशस्त से महरूम होते हैं, ना वो पार्टी से उनकी रेजिग्नेशन तस्वुर की जाती है। ये एक उनका हक है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। हमारे आइन ने सिर्फ इतनी कदगन लगाई कि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करके उनको उनकी नशस्त से महरूम किया जा सकता है। महरूम होने के बाद वो पार्टी के मेंबर तो फिर भी रहेंगे, उसके लिए कोई मजीद कार्रवाई करना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के इलाके चागी में सोने और तांबे के बड़े जखायर हैं, जिसकी वजह से 90 की दिहाई में यहां माइनिंग का बड़ा मंसूबा रेकोडेक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। उस वक्त इस मंसूबे को पाकिस्तान और खुसूसन बलूचिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा था, मगर 2013 से यह मंसूबा कानूनी जंग की नजर हो गया था। और आज अपने ट्वीट में वजीर आज़म इमरान खान ने कौम को यह खुशखबरी दी है कि 10 साल की कानूनी लड़ाई और मुज़ाकरात के बाद रेकोडेक का मुआहदा हो गया है। इमरान खान ने बैरक गोल्ड से कामयाब मुआहदे पर कौम और बलूचिस्तान को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि बैरक गोल्ड से मुआहदे के तहत 8000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। वजीर आज़म का यह भी कहना था कि पाकिस्तान तकरीबन 11 अरब डॉलर्स के जुर्माने से बच गया है और अब बलूचिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मुआहदे के बाद मंसूबे में 50% का हिस्सेदार बैरक गोल्ड होगा, जबकि बलूचिस्तान और वजारत पेट्रोलियम के 3 झैली इदारों का हिस्सा 25% होगा। बैरक ने कहा कि हम रहेंगे और हम रहेंगे 50% के शेयर होल्डर होंगे, तो 50% अब जो है वो बैरक के पास है, 25% जो है वो हमने बलूचिस्तान की हुकूमत को दिया है और 25% जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट की स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं वो उसमें हिस्सेदार होंगी। पाकिस्तान और बलूचिस्तान इससे 100 साल मुस्तफ़ीज़ होंगे और ओवरऑल जो इसकी जो इनकम फ्लो है वो तकरीबन 100 अरब डॉलर से ऊपर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कह रहे थे कि इस मुआहदे से बलूचिस्तान को 100 साल तक फ़ायदा होगा, जबकि वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर का कहना था कि इस नए मुआहदे से पहले बलूचिस्तान का हिस्सा सिर्फ 15% था, जो अब बढ़कर 25% हो चुका है। रेकोडेक का ये मंसूबा 1993 में शुरू किया गया था, जब एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के साथ बलूचिस्तान हुकूमत ने माइनिंग का मुआहदा किया था। 2002 में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने अपना हिस्सा बैरक गोल्ड और एंटोफेगेस्टा को फरोख्त कर दिया था। इन दोनों कंपनियों ने इस मंसूबे पर टेसियान कॉपर कंपनी के नाम से काम शुरू किया था, लेकिन 2011 में उस वक्त के वजीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी ने टेसियान कंपनी के माइनिंग की दरख्वास्त रद्द कर दी थी। इस मंसूबे के खिलाफ पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेकोडेक मंसूबे के तमाम मुआहदों को गैर कानूनी करार देते हुए टेसियान कंपनी के लाइसेंस को भी मंसूख कर दिया था। इस दौरान
टीसीसी ने सालसी के लिए एक दरख्वास्त वर्ल्ड बैंक में दायर की थी और 2019 में वर्ल्ड बैंक की सालसी ट्रिब्यूनल ने टीसीसी की पहली दरख्वास्त पर पाकिस्तान पर $6 अरब का जुर्माना आयद कर दिया था, जबकि दूसरी दरख्वास्त पर भी तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान पर तकरीबन $5 अरब का जुर्माना आयद किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद टीसीसी की दोनों कंपनियों से मामला तय करने के लिए बातचीत का आगाज किया, जिसमें एंटोफेगेस्टा ने मंसूबे पर काम करने से माजरत कर ली थी, जबकि बैरक गोल्ड से बलूचिस्तान हुकूमत के मामला तय पा गए थे। और आज इस मुआहदे का ऐलान वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट में किया, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अब बलूचिस्तान की खुशहाली का यह मंसूबा जल्द शुरू होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।